नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। शिवसेना की स्थापना बाला साहब ठाकरे ने की थी। बाला साहब ठाकरे ने 19 जून 1966 को शिवसेना की स्थापना की थी और 1968 में उन्होंने शिवसेना को एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करवाया था। तब 1971 के लोकसभा चुनाव में पहली बार शिवसेना सामने आई, लेकिन सभी उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा था। 1971 से लेकर 1984 तक जितने भी चुनाव हुए, शिवसेना को कोई चुनाव चिन्ह नहीं मिला। लेकिन 1985 में मुंबई के नगर निकाय चुनाव में शिवसेना को पहली बार तीर धनुष का चुनाव चिन्ह मिला। उसके बाद से शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर धनुष हो गया। तत्पश्चात 1989 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ी और शिवसेना के 4 सांसदों को जीत मिली। उसके बाद 1990 में विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर 52 सीटों पर जीत दर्ज की। इस सफलता के बाद से ही शिवसेना लगातार महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े भाई के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही। वहीं 2014 में हुए चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़ा। बीजेपी को अधिक सीटें मिली और शिवसेना के समर्थन से सरकार बनाई। यह सरकार पूरे 5 साल तक चली, लेकिन इस बीच बीजेपी और शिवसेना दोनों दलों के नेताओं के बीच तीखी बयानबाजियां भी शुरू हुई और 2019 के लोकसभा चुनाव में एक समय ऐसा लगा कि दोनों दलों के बीच गठबंधन नहीं होगा, लेकिन गठबंधन हुआ और पार्टी को सफलता भी मिली। फिर इसी साल यानी 2019 में ही विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी और शिवसेना ने एक साथ चुनाव लड़ा। चुनाव में बीजेपी को 105 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि शिवसेना को महज 56 सीटें प्राप्त हुई। भले ही बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया था, लेकिन शिवसेना ने कह दिया कि दोनों दलों के सीएम 2.5 साल के लिए बनेंगे। बीजेपी ने शिवसेना की मांग नहीं मानी और इसके बाद शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस से बातचीत शुरू कर दी। इसी बीच एक और नाटकीय मोड़ आया जब पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी विधायकों के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस घटनाक्रम के बाद एनसीपी के विधायक शरद पवार के पास चले गए और एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन हो गया और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री चुने गए। कई बार गठबंधन पर संकट छाया, लेकिन सरकार चलती रही। मगर गठबंधन पर जून 2022 में सबसे बड़ा संकट तब छाया जब महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे एकनाथ शिंदे ने 15 शिवसेना विधायकों और 10 निर्दलीय विधायकों के साथ बगावत कर दी और वह विधायकों के साथ पहले सूरत और फिर गुवाहाटी रवाना हो गए। इस बीच शिंदे गुट में विधायकों की संख्या बढ़ती रही और 25 जून तक को एकनाथ शिंदे ने दावा कर दिया कि शिवसेना के 55 में से 39 विधायक उनके साथ हैं। राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे से बहुमत परीक्षण के लिए कहा, लेकिन 29 जून को उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। 30 जून को एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ सरकार बना ली। शिंदे मुख्यमंत्री बने, जबकि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री। और उसके बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के नाम और निशान पर अपना दावा ठोक दिया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना की कमान सौंप दी। इसके साथ ही चुनाव चिन्ह तीर धनुष भी एकनाथ शिंदे को मिल गया है, जो उद्धव ठाकरे के लिए निश्चित ही एक बड़ा झटका है। तो एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक झटका दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने बगावत कर पिछले साल उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता छीनी थी। अब चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे शिवसेना और पार्टी सिंबल धनुष बाण से भी हाथ धो बैठे हैं। हालांकि इस फैसले के खिलाफ उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में का दरवाजा खटखटाया है। उधर चुनाव आयोग के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे गुट के हौसले बुलंद हैं। विधानसभा भवन में शिवसेना के जिस दफ्तर पर कभी उद्धव ठाकरे का दबदबा होता था, सोमवार को वह भी उनके हाथ से निकल गया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में शिवसेना के राष्ट्रीय दफ्तर, बीएमसी में शिवसेना के दफ्तर समेत तमाम संपत्तियां भी उद्धव ठाकरे के गुट के हाथ से फिसल सकती हैं। उधर उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले के बाद कहा कि वे इससे आहत हैं। गद्दारों ने मां स्वरूप शिवसेना पार्टी की पीठ पे छुरा भोंका। उद्धव ने कहा कि वे हमें ठाकरे शब्द का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते।
तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट किया है कि उद्धव सेना की किसी भी संपत्ति पर दावा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने लालच में आकर 2019 में गलत कदम उठाया और वोटरों को धोखा दिया। शिंदे ने कहा कि हम बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमने उद्धव सेना को अलग होने का कदम उठाया। खैर, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। 8 महीने पहले तक उद्धव ठाकरे के पास सब कुछ था। महाराष्ट्र के सीएम पद की कुर्सी थी, बाला साहेब ठाकरे की विरासत थी, कई सांसद और विधायक थे, या यूं कहे कि पूरी शिवसेना पार्टी थी। लेकिन वक्त बदला और 2/3 से ज्यादा विधायकों की टोली खिसक गई। 13 सांसदों ने पाला बदल लिया, सीएम की कुर्सी छिन गई और शुक्रवार को आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना के नाम के साथ साथ पार्टी का चिन्ह भी फिसल गया। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिंदे गुट एक एक करके शिवसेना के दफ्तरों और इमारतों पर कब्जा करता जा रहा है। पहले विधानसभा में पार्टी दफ्तर पर शिंदे गुट का कब्जा हुआ, तो वहीं अब संसद में शिवसेना दफ्तर शिंदे गुट को मिल गया। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया और असली शिवसेना का हकदार एकनाथ शिंदे को बताया। इस फैसले से गदगद एकनाथ शिंदे सीधा बाला साहेब मेमोरियल पहुंचे, बाला साहब की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और इसे लोकतंत्र की जीत बताया। ये जो भी हुआ है बाला साहब के आशीर्वाद से ही हुआ है। हम लोगों ने सरकार स्थापित किया है, वो भी बाला साहब के आशीर्वाद से, उनके विचार को आगे लेके जाए। इसलिए जो भी हमारे पीछे आशीर्वाद बाला साहब का है, उनके विचार को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसलिए चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका हम लोग को स्वागत। चुनाव आयोग के फैसले से उद्धव गुट को आघात लगा और उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर धनुष बाण चोरी करने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाते हुए देश में तानाशाही का दौर करार दिया। अरे एक दिन तो चोरों को जश्न मनाने दो। सिर्फ उनको इतना ध्यान में रखना चाहिए कि ये चोरी है, अपना खुद का बनाया हुआ कुछ नहीं है। वो बाला साहब को चुराना चाहते हैं, धनुष्यबाण को चुराना चाहते हैं, तो चोरी भी क्या मर्दानगी। तो इन्होंने भले कागज पे धनुष्यबाण चुराया होगा, लेकिन असली धनुष्यबाण मेरे पास है। शिवसेना पार्टी पर दावा कायम होने के बाद शिंदे समर्थकों की खुशियां आसमान छूने लगी। ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया जा रहा है। खुशियां सहयोगी दल बीजेपी में भी दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ शरद पवार जैसे उद्धव ठाकरे के हितैषियों ने उन्हें नया नाम और चुनाव चिन्ह लेने का सुझाव दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो आज के मुद्दे पर चर्चा करने हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से बीजेपी नेता प्रदीप बैस जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता वैभव शुक्ला जी हैं, महाराष्ट्र से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे शिंदे गुट समर्थक संतोष लोखंडे जी, छत्तीसगढ़ से शिवसेना के प्रदेश सचिव संजय नाग जी हैं और स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सुलेरे जी और स्वदेश न्यूज़ की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? संजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? संजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही जी। संजय जी, क्या आपको नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे जी ने बीजेपी से नाता तोड़ के, यानी कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री बनने की चाहत ने उनके शिवसेना को ही लगभग समाप्त कर दिया, अपनी पार्टी को ही उन्हें खत्म करवा लिया? चाहत तो खैर उनकी जो मुख्यमंत्री की जो चाहत थी जी, वो माननीय बाला साहब के जो विचारधारा थी, विचारधारा से अलग जाकर उन्होंने जो गठबंधन। संजय जी, आपकी आवाज कट रही है। संजय जी, आपकी आवाज कट रही है। आई अभी आवाज पाटिल जी? हाँ, अब आवाज आई। उन्होंने जो मैंने सवाल किया था, उनकी मुख्यमंत्री बनने की चाहत ने पूरी शिवसेना को खत्म कर दिया। आप बोले वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शिवसैनिक हर बाला साहब के विचार से जुड़ा हुआ था
और उनकी विचारधारा से अलग होकर अन्य विचारधारा के पार्टी के लोगों के साथ में मिलकर उन्होंने मुख्यमंत्री बनना। महाराष्ट्र में जो हुआ, चलिए छत्तीसगढ़ में हो, संजय जी आप अपने थोड़ा सा मोबाइल को ठीक कर लीजिए, स्पाइक को उसको ठीक कर लीजिए। मैं फिर से आपके पास आता हूं, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही। हमारे साथ वैभव शुक्ला जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वैभव जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है त्रिपाठी जी। वैभव जी, इस पूरे कदम को आप किस रूप में लेते हैं, कांग्रेस किस रूप में लेती है? देखिए, कांग्रेस भी साथ में भागीदार थी, कहीं ना कहीं आप पे भी ये शिवसेना जो विभाजित हो गई, शिवसेना कहते हैं जिस तरह कहा जा रहा है कि सारी संपत्तियां भी उनकी शिवसेना की अब एकनाथ शिंदे गुट की तरफ चली जाएंगी। हालांकि ट्रस्ट है अलग अलग, चाहे सामना का ऑफिस हो, चाहे मार्मिक मैगजीन का ऑफिस हो, चाहे जो मुख्य कार्यालय जो दादर में है शिवसेना का उसका हो, ये सब ट्रस्ट के तहत है। तो ऐसी तो संपत्ति नहीं जाएगी, ट्रस्टों के पास रहेगी। लेकिन पूरी तरह से शिवसेना को दो फाड़ करने या कहना चाहिए खत्म करने में कांग्रेस की भी भूमिका रही है, क्योंकि आपने मिलकर सरकार बनाई। आपकी विचारधारा, एनसीपी की विचारधारा अलग, शिवसेना की विचारधारा अलग, इन सब को उन्हीं के विधायकों ने अच्छा नहीं माना, इस कारण अलग हुए। देखिए त्रिपाठी जी, शिवसेना की जो टूट हुई है जी, उसको समझने के लिए सबसे पहले 2014 के असेंबली इलेक्शन को समझना जरूरी था। जी, 2014 में शिवसेना और बीजेपी में टिफ हो गई थी। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, शिवसेना और बीजेपी में इसी बात पे टिफ थी। जी, दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। शिवसेना को 63 सीट्स आई थी, बीजेपी को 122। जी, तब भी दोनों लोगों ने मिलकर के सरकार बनाई थी। तब भी शिवसेना को सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि चलो ठीक है 2.5 साल के लिए सीएम बनाएंगे। जी, देवेंद्र फडणवीस जी को सीएम बना दिया गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 2019 आते आते शिवसेना का जो अंदर का पेशेंस था वो खत्म हो गया और उन्होंने 2019 में फिर भी कोलिशन में लड़े। कोलिशन में लड़ने के बाद शिवसेना के 56 सीटें आई और बीजेपी 105 पे पहुंच गई। जी, जब दोनों ने फिर कोलिशन की बात करी तो शिवसेना वाले बोले कि भाई लास्ट टाइम आपने बोला था कि भाई सीएम अब तो हमारा सीएम 2.5 साल के लिए बनाना ही पड़ेगा। बीजेपी उस पे एग्री नहीं थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ईगो हर्ट हो गया, अमित शाह जी का ईगो हर्ट हो गया कि भाई इन्होंने डिमांड कैसे कर दी। अब बात रह गई कि अभी आप कह रहे हैं कि विपरीत विचारधारा के लोग साथ में क्यों आए, उसका भी कारण बताते हैं आपको। जी, अभी भारतीय जनता पार्टी ने जब पीडीपी के साथ गवर्नमेंट बनाई जम्मू कश्मीर में, तो वो क्या विचारधारा सेम है? पीडीपी की विचारधारा क्या है, बीजेपी की विचारधारा क्या है? अब शिवसेना को तोड़ना क्यों था? क्योंकि शिवसेना को अभी जो एकनाथ शिंदे जी हैं, ये पहले कांग्रेस जो रूलिंग गवर्नमेंट थी आपके उद्धव ठाकरे जी के, उसमें मिनिस्टर थे जी, उसमें मिनिस्टर थे। और बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ने के लिए सिर्फ इसलिए करा क्योंकि शिवसेना बीजेपी के खिलाफ गई, और जो बीजेपी के खिलाफ जाएगा वो बीजेपी उसे कैसे खत्म करती है ये सबने देखा है। चाहे वो टीडीपी का एग्जांपल ले लो, पीडीपी ले लो, अकाली ले लो, कोई भी पार्टी ले लो, जो बीजेपी के साथ अलाइड होते हैं ना, वो जो अलाई होता है वो अलाई को ही खत्म कर देते हैं कि ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो आज अगर शिवसेना में दो फाड़ हुए हैं तो वो इसलिए हुए हैं क्योंकि बीजेपी करा रही है। और उसके ऊपर एकनाथ शिंदे जी के ऊपर हाथ किसका है सब जानते हैं जी। एकनाथ शिंदे जी कुछ नहीं कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी के ऊपर हाथ किसका है ये देखिए। जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, वही वाला हिसाब किताब है। जब ऊपर वाला साथ देता है, ऊपर वाला आपके साथ खड़ा है, पावरफुल लोग आपके साथ बैठे हैं, चाहे चुनाव चिन्ह भी दिलवा दो, प्रॉपर्टी भी दिलवा दो, वो भी दिलवा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चुनाव चिन्ह तो चुनाव आयोग ने दिया है, पार्टी का नाम चुनाव आयोग ने दिया है। अरे 56 में से 39 सीटें, 39 विधायक उनके साथ हैं। त्रिपाठी जी लिसन टू मी जी। अब मैं आपको बताता हूँ, अखिलेश यादव जी के साथ विधायक ज्यादा थे, अखिलेश यादव जी को चुनाव चिन्ह मिला था, आप सही कह रहे हैं जी। अखिलेश। लेकिन उस समय भी इन्होंने शिवपाल यादव को अपने फेवर में लाने का पूरा प्रयास किया था। भाजपा वाले लोगों ने उनको बंगला भी अलॉट किया था, मायावती वाला जी। तो मायावती जी वाला बंगला भी अलॉट किया गया। क्यों? क्योंकि सपा में भी फाड़ कराना था, वो नहीं हो पाया। एनसीपी में भी फाड़ किया गया था क्योंकि इन्होंने अजीत पवार को भी लोबन दिया था और वो कुछ विधायकों के साथ उन्होंने डिप्टी सीएम की भी शपथ ले ली थी। तो ये जब करा कौन रहा है, क्यों करा रहा है? इसलिए करा रहा है कि जिस शिवसेना के कंधे पे चढ़ के भाजपा महाराष्ट्र में आई थी,
1989 से लेके और 2014 तक जो 25 साल का गठबंधन था, उसको मोदी जी ने सिर्फ इसलिए खत्म किया शिवसेना को, क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो गया कि शिवसेना ने आज अपना सम्मान क्यों मांग लिया, मुझसे सीएम पद क्यों मांगा। और आज बाला साहब ठाकरे होते तो बाला साहब ठाकरे शायद बीजेपी को उतना महत्व तो नहीं देते। एक जमाने में वो बीजेपी को कमलाबाई कहते थे, ये सब जानते हैं। उन्होंने बीजेपी को हमेशा महाराष्ट्र में कमलाबाई बोला, ये सब जानते हैं और इसमें आप किताबों में भी देख सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता वैभव जी कि शिवसेना माने उद्धव ठाकरे जी, जो बाला साहब अपने मातोश्री से बाहर नहीं निकले, सब उनसे वहीं मिलने जाते थे, उद्धव ठाकरे ने सारी ये मर्यादाएं लांग करके उन्होंने मुख्यमंत्री पद की चाहत ने ये सब करवा दिया। अरे ठीक है, प्री पोल गठबंधन था, पोस्ट पोल नहीं आप था। एक बार बताइए, भाजपा वाले महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की चाहत नहीं रखते क्या? नहीं, वो भाजपा रखते वालों ने हैं। मुख्यमंत्री की चाहत नहीं रखी क्या? भाजपा तो नहीं टूटी ना। आप 105 एमएलए ला करके, अगर मान लीजिए हमारा कोई गठबंधन का पार्टनर हमसे कह रहा है 2.5 साल के लिए हमें सीएम बना दो, तो क्या दिक्कत है? आप देखिए, जेडीएस को कांग्रेस वालों ने सीएम बना दिया था, कर्नाटक का एग्जांपल देख लीजिए, सिर्फ 37 एमएलए थे, जाने 36 एमएलए थे, लेकिन कांग्रेस वालों ने उनको सीएम बना दिया था, जेडीएस के कुमार स्वामी जी को। तो आप भी बना सकते थे शिवसेना वालों को। जब आप उनके पार्टनर हैं, आप उनके गठबंधन के साथी हैं, तो आज शिवसेना का जो हालत हुई है, उस हालत के पीछे सत्ता में बैठे लोग बहुत बड़े तरीके से जिम्मेदार हैं कि शिवसेना को कैसे खत्म करना है, कैसे नष्ट नाबूद करना है। क्योंकि वो कांग्रेस के साथ गए, वो भाजपा की विचारधारा से बाहर क्यों हुए, उन्होंने भाजपा से पंगा क्यों लिया, उन्होंने मोदी अमित शाह जी का ईगो हर्ट लेकिन क्यों करा? वैभव जी थोड़ा रोकेंगे, जब आपका घर कमजोर हो तो पंगा लेना ही नहीं था, क्यों लिया? आप 56 में से 39 एकनाथ जी के साथ हैं, सांसदों में 18 में से सिर्फ 5 बचे उद्धव जी के साथ। देखिए ऐसा है कि चलिए, अगर 39 विधायक उनके साथ भी हैं, चलिए उनको चुनाव चिन्ह दे दिया, वो क्यों दे दिया गया, किस लिए दे दिया गया, सारी चीजें भी तो देख लेते। एक बार मीटिंग करा लो, अब सुप्रीम कोर्ट में फिर मैटर चला गया। और पहली बार नहीं हुआ, एनसीपी को भी फाड़ने की कोशिश करी गई थी, मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ। एनसीपी में भी अजीत पवार में सेंध लगाई गई थी, लेकिन एनसीपी नहीं टूटी क्योंकि शरद पवार जी होशियार थे। शिवसेना टूट गई क्योंकि रीजन क्या था कि शायद उद्धव ठाकरे जी का उतना कंट्रोल नहीं हो पाया और शिवसेना टूट गई, और जिसके कारण गवर्नमेंट गिर गई। ये एक पहली बार नहीं हो रहा है गवर्नमेंट गिराने का। महाराष्ट्र में भी इन्होंने किया, मध्य प्रदेश में भी किया, कर्नाटक में भी किया, अरुणाचल में भी किया, सब जगह ये लोग यही काम करते हैं जी कि कैसे अकाली दल को कैसे खत्म किया गया। पंजाब में सबने देखा, टीडीपी ने जैसे ही समर्थन वापस लिया, टीडीपी को खत्म कर दिया गया आंध्र में। तो हर जगह, और जैसे पीडीपी, पहले पीडीपी इनकी पार्टनर थी, आप कह रहे विभिन्न विचारधारा, पीडीपी की विचारधारा क्या है और भाजपा की विचारधारा क्या है, सबने देखी है। दो विभिन्न विचारधारा के लोग जब साथ में आ गए, जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट बना ली और वैसे कहते रहे कि यहाँ आतंकवाद नहीं है, आतंकवाद नहीं है, और एकदम जो है समर्थन वापस ले लिया, समर्थन विड्रॉ कर लिया और कह दिया भाई आतंकवाद बढ़ रहा था इसलिए ले लिया समर्थन वापस। कहानी खत्म। राजनीति और प्यार में सब कुछ जायज है कि कैसे मिलके खत्म करना है, कैसे युद्ध लड़के खत्म करना है। आप ही बताइए, तो फिर आप ही बताइए कि शिवसेना अगर कांग्रेस के साथ चली गई तो क्या कोई गलत कर दिया, कोई देशद्रोही का काम कर दिया? ठीक है भाई, आपके लिए गलत नहीं किया, खुद के लिए गलत कर लिया उद्धव जी ने। खैर वैभव जी आपके पास आएंगे, अभी बहुत सारे सवाल हैं आपसे और करने के लिए। एक बार फिर चलते हैं संजय नाग जी के पास। संजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। संजय जी, जैसा कि पहले मैंने सवाल किया था कि उद्धव ठाकरे जी की मुख्यमंत्री बनने की चाहत ने पार्टी को ही खत्म कर दिया, हाँ, क्या कहेंगे आप? ये तो बिल्कुल, ये इस बात से हम लोग भी जो देश के शिव सैनिक है, महाराष्ट्र के साथ साथ देश में भी शिव सैनिकों के मन में ये बात कि जिस हमारी जिन पार्टियों के। संजय जी, आप नेटवर्क में नहीं हैं, आपसे अनुरोध है थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए, फिर बात करिए, क्योंकि आपकी बात शिवसेना का पक्ष आ ही नहीं पा रहा हमारे पास। हेलो। हाँ, आप नेटवर्क में आ जाइए आप। हाँ, आप मेरी आवाज आई? हाँ जी, अब बताएं। हाँ, मैं यही बोलना चाह रहा था कि मुख्यमंत्री की चाहत रखने के लिए उन्होंने जो विभिन्न विचारधारा वाली पार्टियों से हाथ मिलाकर मुख्यमंत्री बना, उसका हर शिव सैनिक, देश के हर शिव सैनिकों के लिए एक आहत था। क्योंकि बाला साहब ने कहा था कि अगर कभी कांग्रेस के साथ जाना पड़े तो मुझे दुकान बंद कर दूंगा मैं, पर कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा जी। ये तो बात हुई महाराष्ट्र की। और रही बात देश के शिव सैनिकों की, तो देश के शिव सैनिकों के साथ भी कभी इन्होंने कोई भला नहीं किया। आज देश में जैसे एकलव्य की तरह शिव सैनिक काम कर रहे हैं,
छत्तीसगढ़ में भी एक महाराष्ट्र के बराबर की संगठन थी शिवसेना जी। की, और महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पास जो कांग्रेस की शासन में, बीजेपी की शासन में लगातार दबाया और कुचला गया, लोगों को वो अंदर किया गया, इस प्रकार से दबाया गया, पर कभी वहां से ये हम लोगों को सहयोग या सहायता नहीं मिला, चुनाव में हो या संगठन को किसने नहीं मजबूत दिया करने में सहयोग हो। सहायता? बाला साहब ने कि उद्धव ठाकरे जी ने? उद्धव जी ने। उद्धव जी ने। तो मतलब हाँ। उनके एटीट्यूड ने पार्टी तोड़वा दी, आप ये मानते हैं? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में नहीं, देश में ही लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। और मुझे हमें लगता है कि एकनाथ शिंदे जी ने जो किया, आज देश के हर एक शिव सैनिकों का एक आशा है, क्योंकि 38 साल तक उद्धव जी के साथ में, 38 सालों से, चाहे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ हो, चाहे अन्य प्रदेशों की बात हो, लगातार डंडा झंडा लेके उनके नामों का जय जयकार करते हुए लोगों ने काम किया, आम शिव सैनिकों ने। पर वो एकलव्य की तरह रहे, वो लोग द्रोणाचार्य की तरह ही रहे, पर कभी किसी ने साथ नहीं दिया। पर लोगों को अब लगने लगा है कि जैसे शिंदे जी ने कहा है कि देश में, रेस्ट ऑफ इंडिया में काम करेंगे और जितने भी शिव सैनिक हैं उनका साथ देंगे। इसलिए हम लोगों को भी लगता है कि उनके साथ मिलकर हमको काम करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक जमीन से उठे हुए व्यक्ति हैं और वो समझते हैं कि आम कार्यकर्ता जो काम करते हैं उनको क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है मेहनत करके संगठन और पार्टी को बढ़ाने के लिए। मतलब आप एकनाथ शिंदे जी के साथ हो गए हैं, आपने भी उद्धव जी को छोड़ दिया? हाँ, क्योंकि हमें 38 साल उनको दिए, उनसे हमको कुछ नहीं मिला, इनके साथ भी कुछ साल चलते हैं, इनके द्वारा नहीं मिलेगा तो फिर खुद का ही यहाँ पास काम करेंगे, चलिए संगठन को आगे बढ़ाएंगे। वैभव जी देखिए, एक ये सचिव हैं हाँ, शिवसेना के, क्योंकि हमको लगा ये 38 साल तक हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के शिव सैनिकों का शरीर में टुल्लू पंप लगा के वो ब्लड को पूरा खींच लिए। अब जो बचा खुचा है तो शिंदे जी के साथ चले जाते हैं, देखते हैं ये क्या करते हैं। वैभव जी देखिए शिवसेना का क्या हाल हो गया। वैभव जी, ये अभी तक प्रदेश सचिव हैं शिवसेना के, आज ये स्वदेश के सामने बोल रहे हैं कि हम भी एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगे। जहां एक बात बोलूंगा त्रिपाठी जी, एकनाथ शिंदे जी भी 2.5 साल तक जो है उद्धव सरकार की में मंत्री थे, तो क्या 2.5 साल बाद जमीर जागा? क्या 2.5 साल पहले जमीर नहीं जागा कि हाँ मुझे इनके साथ नहीं जाना चाहिए? 2.5 साल तक क्यों मंत्री थे फिर? चलिए, तो जब भला तब भला। देखिए जमीर की बात नहीं होती है यहाँ। हम लोग 38 साल से और एक बात और काम कर रहे हैं। हम लोग 38 वर्षों से 38 सीटों वाले को अभी आप बना रहे हो, 38 सीटों वाले को अभी आप बना रहे हो, हम लोग निस्वार्थ काम कर रहे हैं। संजय जी एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ फिर से जी। 38 सीटों वाले को आप सीएम बनाने को तैयार हो। जब उद्धव ठाकरे जी के पास 56-57 एमएलए थे तो उन्हें सीएम बनाने में क्या दिक्कत थी? अब आप बताइए मुझे, भाजपा वाले जवाब दें। दिक्कत यही थी कि शिवसेना को समाप्त करना है, भाजपा को तो समाप्त कर दिया उन्होंने। देखिए, जो टारगेट था, टारगेट इज नाउ फिनिश्ड। टारगेट था कि उद्धव ठाकरे जी का एटीट्यूड खत्म करना है, हमें रीजनल पार्टीज को खत्म करना है, हमें उस विचारधारा को खत्म करना है। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस के साथ चले गए। विचारधारा तो बीजेपी और उनकी एक ही थी। खैर, प्रदीप जी से पूछ लेते हैं। प्रदीप जी, ऐसे और अभी आपके प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आवाज आ रही है, मेरी तरफ से थोड़ा सा कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आप कंटिन्यू करिए प्लीज। जी, आप हमें दिख रहे हैं बढ़िया, आपका सुदर्शन चेहरा दिख रहा है दर्शकों को भी और हमें भी। जी प्रदीप जी, और कौन सी पार्टी है आपके टारगेट में अभी? त्रिपाठी जी, आप जब भी जो है इतने समय से आपके साथ कार्यक्रम कर रहा हूँ मैं, और जब भी मैं आता हूँ तो मैं ये सोच के आता हूँ, चाहे मैं किसी और चैनल पे कितना भी चला जाऊँ, वहाँ मुझे औसत दर्जे के मुझे पता हो जाता है कि कौन सा प्रश्न पूछा जाने वाला है जब मेरी बारी आती है। तो एक आपके यहाँ जो है ना, आप मुझे पता होता है कि अनप्रेडिक्टेबल होगा। अभी तक मैं इतना ही समझ पाया हूँ कि अनप्रेडिक्टेबल होगा, ये पक्का है, लेकिन इसी हिसाब से मैं तैयार भी रहता हूँ। मैं प्रयास कर रहा था, चूंकि आज कैमरे ने मेरा दिमाग डेविएट कर दिया, नहीं तो मैं बड़े अच्छे वो कांग्रेस के मित्र जो बात कर रहे थे वो, और प्लस देखिए आपके कार्यक्रम पे ही जो है मूल शिव सैनिकों ने किस प्रकार से अपनी जो है सेक्शन 19 जो है, सबको अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है, उन्होंने ऑन एयर अपना अधिकार व्यक्त कर दिया। जी, मैंने उनको शिवसेना के प्रदेश सचिव के रूप में बिठाया था, वो तो एकनाथ शिंदे जी की तरफ चले गए अभी।
अब तो देखिए, अब इससे अच्छी स्वतंत्रता की बात कहाँ हो सकती है कि व्यक्ति जो है कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, स्वतंत्र रहता है अपनी बातों को मानने के लिए और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। और कुछ लोगों को लगता है लोकतंत्र खतरे में है, तो ये तो भाई साहब देखिए चलता रहेगा। लोकतंत्र हमारे यहाँ कभी खतरे में नहीं आएगा जी। और बंधु जो है, कांग्रेस वाले बंधु शुक्ल जी गिना रहे थे कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, और मैं एक बड़ी सामान्य सी बात कह करके अपनी बात को प्रारंभ करूंगा त्रिपाठी जी कि देखिए, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और जनता सबसे बड़ी मापक है किसी भी कार्य का। राजनीतिक दल कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी निर्णय लेते हैं, जनता उसका रिजल्ट अपने मतों के रूप में देती है और अगले चुनाव में दिख जाता है जी। अब आते हैं, देखिए, पद की या जो ये परिवार बेस्ड पार्टी होती है, चाहे वो रीजनल पार्टी हो चाहे वो नेशनल पार्टी हो, उसके साथ देर सवेर यही होना होता है। आज की डेट में देखिए, भैया क्या कह रहे थे कि अब हमारे एक बार कहा है कि हमारे जो है आदरणीय अमित शाह जी का एक नेता था कांग्रेस, उन्होंने एक जो है ऐसे ही बोला था कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। भैया, कांग्रेस मुक्त भारत क्या, में देखिए ऐसा थोड़ी हुआ कि पूरे देश से विलुप्त हो जाएगी कांग्रेस। कांग्रेस मुक्त नहीं कर रहे हैं प्रदीप जी, आप कांग्रेस युक्त कर रहे हैं। आप नहीं, युक्त नहीं, मैं आ जाऊंगा, ये दूसरी चर्चा है त्रिपाठी जी, मैं आ जाता हूँ उसकी बात पे। मैं ये कह रहा था कि क्या कांग्रेस मुक्त हुई? अभी भी है ना मंडल लेवल के अधिकारी राष्ट्रीय पार्टियों में, चाहे जिसकी सब जगह जो है मंडल लेवल के हैं कार्यकर्ता, जिनकी कोई नहीं सुनता, वो है कांग्रेस के। तो ये जो जुमले बनाए जाते हैं, देखिए हम पे जो है जुमलाबाज होने का जो बड़ा आरोप लगाया जाता रहा है शुरू से ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से विशेष तौर पे, तो मुद्दों से भटका करके अब देखिए, मैं सीधे मूल की बात पे आता हूँ। शिवसेना ने जो 19 में जो गठबंधन हुआ था, जो चुनाव हुआ था, वो चुनाव पूर्व का गठबंधन था जी। और जनता ने उस चुनाव पूर्व के गठबंधन को अपना मत दिया था, ना कि किसी व्यक्ति को, ना कि किसी चेहरे को अपना वोट दिया था जी। ठीक है, उसी हिसाब से हम चुनाव में गए थे, उसी हिसाब से हमने तैयारी की थी, उसी हिसाब से सीटों का बंटवारा हुआ था और उसी हिसाब से जनता ने अपना जनादेश दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ? लोलुपता, लालच जब बढ़ गई, क्या क्या दुर्गति हुई महाराष्ट्र प्रदेश में जनता की, ये जग जाहिर है जी। इस प्रकार से सरकार को अपने जेब में रख करके जो लोग जेल गए, अभी तक जेल से बाहर नहीं निकले। और क्या हुआ भाई साहब, हम लोग 1 करोड़ रुपया ईमानदारी से कमाने की बात करें तो समझ में आती थी, कांग्रेस से टारगेट मिला था हर महीने 100 करोड़ का। सोच करके रूह कांप जाती है कि इनके शासन करने का तरीका क्या है। तो देखिए, सरकारी तंत्र है, सरकारी एजेंसीज हैं, वो अपना अपना निर्णय दिया। आज चुनाव आयोग ने दिया है, सभी को अधिकार है न्यायालय में जाने का। उद्धव ठाकरे जी का जो ग्रुप है वो गया है उच्च न्यायालय में। लेकिन प्रदीप जी थोड़ा सा इसलिए रोक देंगे कि हमारे शुक्ला जी ने परोक्ष रूप से ये आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग आपके माने सरकार के इशारे पे चलता है। सर, हम तो जुम्मा 9 साल इधर और मतलब देखिए 2014 से इधर, और अटल जी की सरकार 6 साल रही उधर। तो ये जो है राजनीति शास्त्र और पत्रकारिता के विषय के छात्रों की बात है कि वो समझे कि सरकार किसने किस हिसाब से चलाई है। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते, इनको अनुभव है तो ये अपने अनुभव से कह सकते हैं, शंका व्यक्त कर सकते हैं। हम शंका तब तक नहीं व्यक्त करते हैं जब तक कि हमें जानकारी ना हो। अब कांग्रेस के मित्र और कांग्रेस की परंपरा इस प्रकार की है कि ये शासन व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाने के आदी रहे हैं ये लोग। चाहे वो इमरजेंसी लगाने की बात हुई हो, चाहे वो तानाशाही करने की बात हो, तो इनके विचार उसी प्रकार से चलेंगे। समझ रहे हैं ना? अब देखिए क्या होता है ना, ऐसे ही कहावत नहीं बनी कि छाछ का दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है, तो वही एनोलॉजी यहाँ पे भी लगती है। ये जिस तरह से चलाए हैं, जिस प्रकार से इनकी आदत रही है, वो सोचते हैं कि भारतीय जनता, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार वैसी करेगी। अगर उस हिसाब से चला जाता तो आज ये दिन न देखना होता है कि सबको मुफ्त में वैक्सीन मिल गई, वहां पे कमीशन के लिए अपॉर्चुनिटी रखी जाती। लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली ईमानदार सरकार हम हैं, इतनी ईमानदार तो खैर छोड़ दीजिए, ये मैं कहूंगा पारदर्शिता आप कहिए। प्रदीप जी 2 सवाल हैं हमारे। प्रदीप जी 2 सवाल हैं, हालांकि आप गंभीर और बहुत कुशल प्रवक्ता हैं तो मुझे उम्मीद नहीं है कि इन सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन एक तो आपने कहा कि पार्टी, अब कौन सी अगली पार्टी खतरे में है, ये एक सवाल था। दूसरा, 280 छोटे बड़े दफ्तर हैं, 82 पूरे महाराष्ट्र में दफ्तर हैं शिवसेना के। एडीआर की जो रिपोर्ट पिछली बार की आई है, 191 करोड़ की संपत्ति है शिवसेना पार्टी की।
इसको कब भगवा इस पे कब पुतवा रहे हैं आप, माने कब एकनाथ जी को आप लेकर के उसमें बीजेपी का झंडा लहरा देंगे? त्रिपाठी जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर मैं दिए देता हूं सबसे पहले। जी। देखिए, ये मैं इस प्रश्न से या इस विचार से ही सहमति नहीं व्यक्त करता कि अब किस पार्टी की बारी है। जी। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम आधार मानकर हम उसमें विश्वास करके चलते हैं तो लोकतंत्र में विपक्षी विरोधी हमेशा से सदैव से रहे हैं और आगे आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो अगर देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास बार बार प्रकट कर रही है तो उसमें हम कौन होते हैं जनता के मन को बदलने वाले? तो ये देखिए, कटाक्ष करना लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, कर सकते हैं। खास करके पत्रकार बंधु, उनका तो अधिकार है, वो चौथे स्तंभ है, वो सवाल पूछें। मैं उसका सीधे सीधे जवाब देता हूं कि अगली ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी जो खत्म होगी। कमोवेश सभी रहेंगे अपने विचारों से। मतलब बिहार में अभी उथल पुथल नहीं होगी? बिहार में अभी उथल पुथल नहीं होगी? अरे सर, बिहार तो राजनीतिक बहुत बड़ा पुराना अखाड़ा है। आप कैसे कह सकते हैं कि कोई पार्टी आएगी और किसी दूसरी पार्टी को खा जाएगी? सबसे पुरानी राजनीतिक संस्थाएं अगर हम देखा जाए तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में 16 जनपद इतिहास में पढ़ाया जाता है त्रिपाठी जी, और सबसे ज्यादा जो जनपद थे अंग वंग चेरी और कौशल और ये जितने भी पुराने जनपद थे वो सब बिहार में ही है। तो लोकतंत्र की व्यवस्था बिहार में सबसे कुशल है, सबसे मजबूत है। वहां पे इस प्रकार के प्रश्न, मतलब मैं आपके प्रश्न पूछने को तो नहीं लेकिन इस विचार को ही हास्यास्पद मानूंगा त्रिपाठी जी, आपके पूरे सम्मान के साथ, कि कोई खत्म कर सकता है। लोकतंत्र में कुछ खत्म नहीं होता, ऊपर नीचे चलता रहता है। और जनता अपने जो लोकतंत्र में जो सबसे आगे और सबसे जो तेज चलता है वो होता है जनता का लाभ। जनता अपने लाभ के लिए, वोटर मतदाता अपने लाभ के लिए ही मत देता है, अपने भविष्य के लिए मत देता है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, हमारे साथ सुलेर साहब हैं, इसका बहुत अच्छे से इसको परिभाषित कर सकते हैं। सुलेर साहब, ये तो हो गया जो भी है। कई तरह की शंका कुशंकाएं हैं। शंका कुशंका ये है कि देखिए, ठाकरे जी के नाम से पार्टी चलती थी शिवसेना, वोट भी देते थे, जैसे नेहरू परिवार के नाम से कांग्रेस चलती रही है। अटल जी के भी नाम से कि अब की बारी अटल निहार मांग रहा है हिंदुस्तान, इस तरह के बहुत सारे नारे लगते रहे हैं। अब बीजेपी एक चूंकि कैडर बेस पार्टी है, बहुत बड़ी हो गई है, तो अब उसमें संघ की चलने लगी। लेकिन आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि पूरी की एकनाथ शिंदे जी का समर्थन बीजेपी के साथ रहेगा और बीजेपी का उनके साथ, और अंत में विलय ना हो जाए। इस विलय के साथ, जो मैंने इसके पहले भी कहा कि 150 करोड़ की तो फंडिंग हुई है, 191 करोड़ का ये एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, वैसे तो अरबों में है। पूरे महाराष्ट्र में 82 हैं और 280 के करीब अकेले मुंबई में इसके कार्यालय हैं। ये सब भगवा रंग में रंग जाएंगे बीजेपी के, ऐसा उम्मीद की जा रही है। लेकिन ऐसा भी है, बहुत सारे कानूनी दांव पेच हैं, क्योंकि ये सारे ट्रस्ट चला रहे हैं। शिव सेवा ट्रस्ट चला रहा है उस ऑफिस को, जो सबसे बड़ा इनका कार्यालय है, जो मेन शिवसेना का ऑफिस है। लेकिन कुछ भी हो सकता है। जी त्रिपाठी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी जो टूटी है जी, जो कल्पना बाला साहब ठाकरे जी की थी, वो सत्ता में कभी केंद्रित नहीं रहे जी। सत्ता में वो लोगों को बनाने वाले व्यक्ति थे जी। और जो ये पृष्ठभूमि जो उद्धव ठाकरे के साथ है, उनको सत्ता की जो उनने बचपन से जो बैकिंग देखी है, उसकी सहभागिता से वो आनंदित थे, इसलिए उन्होंने इस कदम को उठाया। वो सत्ता के निर्माणकर्ता ना होकर उसमें सत्ता में भागीदारी चाह रहे थे। तो पहली चीज़ तो वो उस कुनबे को नहीं समझ पाए संगठनात्मक, तो ये सबसे बड़ी उनका ड्रॉबैक हुआ। दूसरी बात, जो ठाकरे जी आपने कहा कि भगवाकरण हो जाएगा, बीजेपी में एकनाथ शिंदे का विलय हो जाएगा, ये तो असंभव है, क्योंकि वो बी पार्टी बनाएंगे शिवसेना की। और जो ठाकरे जी का जो वहाँ पे जो मराठाओं में जो प्रबलता है, हिंदू हृदय सम्राट हैं, जो देश की आर्थिक राजधानी है, वो जो उसका डिवाइडेड बाई करेंगे, वो उसको बी पार्टी बना के शिवसेना के रूप में वो करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, उसको वो पीछे सब सपोर्ट करेगा। और यही महत्वाकांक्षा देवेंद्र फडणवीस के कारण ये पार्टी का निर्माण हुआ, और इसके लिए बहुत बड़ा होमवर्क किया बीजेपी ने। और ये सबसे बड़ी उद्धव जी की कमजोरी थी कि वो इसको समझ ही नहीं पाए उस सत्ता में, कि संगठन को ध्यान नहीं दे पाए। अपने जो ठाकरे जी का जो नाम था बड़ा, कि जो वो कह देते थे लोग उनके लिए खड़े रहते थे या उनके अपरोक्ष रूप से मानते थे, क्योंकि वो सत्ता के लुलुकता नहीं थी उनकी। और इनकी जो मैसेज जो चला गया, वो सत्ता की भागीदारी का जो चला गया, और उसको वो
सगुनता से करें। जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि जितने 15 या लगभग 2 साल उनकी जो सरकार चली 23 महीने, तो उन सरकारों में बहुत ही करप्शन चार्जेस लगे, ये भी एक था। तो एक वो भी जो बोर्ड का जो डिवाइडेशन हुआ उससे भी कमज़ोर हुए। उनके पार्टी के जो मंत्री थे उनकी चल नहीं रही थी, एनसीपी और कांग्रेस के जो मंत्री थे उनकी चल रही थी। सुलेरी जी, असली शिवसेना कौन सी मानी जाएगी? मतदाता वहां का ठाकरे जी को जानता है जी। क्या धनुष और तीर के चुनाव चिन्ह में असली मान ली जाएगी? नहीं, ये नहीं, बिल्कुल ठाकरे जी को ही माना जाएगा और ठाकरे जी ही की लड़ाई है। आप देखिए, चाहे सिंधे जी हों तो वो ठाकरे के कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो नकली शिवसेना है और ये नहीं है, हमारी चीज़ें चुरा ली हैं। तो ये तो अभी वाकई युद्ध चलेगा। लेकिन जब चुनाव की बीएमसी के चुनाव में जब आएगी पार्टी और जब ये कैंडिडेटों का चयन होगा, उस तरह से जब पोलराइजेशन होगा वोटों का, तो जो बीजेपी ने जो प्लस वोट बनेगा जो सिंधे का, तो वो शायद इसकी अगेंस्ट फाइट करेगा। इसलिए इन्होंने इस तरह से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन रही, क्योंकि चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है और उसका परिणाम उससे पहले आ जाना, ये सब चीज़ें मैसेज करती है। बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि आने वाली चीज़ों में लोकसभा चुनाव आने हैं, उसके लिए तैयार करना है अपने कैंडिडेट, क्योंकि एक ही दिन में कैंडिडेट तैयार नहीं होते। साल लगभग 8 से 10 महीने एक पार्लियामेंट्री के कैंडिडेट के लिए चयन करने के लिए पार्टी करती है। आज का जो समय है जिस हिसाब से चल रहा है, तो ये निश्चित रूप से आगे लड़ाई जानी है। और ये अभी कोर्ट का वर्डिक्ट जो आएगा वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है और ये बिल्कुल तय करेगा अगर कोर्ट का वर्डिक्ट कुछ अगर आता है, क्योंकि अभी चंद्रचूड़ जी जो सीजीआई है वो जिस तरह से अभी पीओटी के हिसाब से कोर्ट में ले रहे हैं, तो हो सकता है कुछ आए। लेकिन मुझे अभी तक ऐसा हुआ है कि बहुत ही कम ऐसे निर्णय आए कि जो चुनाव आयोग के अगेंस्ट गए हैं, और हो सकता है कि आगे वाले। और जो आपने संपत्ति वाली बात करी है वो तो अभी कानूनी प्रक्रिया में रहेगा, लेकिन उसमें उलझाने की बहुत प्रक्रिया रहेगी राजनीति से कि इन चीज़ों में उलझाया जाए, कार्यकर्ताओं को लाया जाए, इनके मैन पावर को उस तरह से डाइल्यूट किया जाए, और जो राजनीति की जो एक तरफा जो चुनाव की तैयारी जो बीएमसी की कर रही है उसकी तरफ ऊर्जा लगाई जाए, तो ये डिवाइडेड बाई किया जाएगा इसका मोटिव होगा। जी मुक्ता जी, आपसे भी वही कि देखिए, जैसे कि आपको इसके पहले कांग्रेस यू थी, जब कांग्रेस बटी तो इंदिरा जी ने कांग्रेस आई बनाई और हाथ का चुनाव चिन्ह वही असली हो गई, जबकि गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह कांग्रेस का असली था। तो उस समय तक वही स्थिति कहीं यहाँ तो नहीं हुई, लेकिन उद्धव जी में कितनी क्षमताएं हैं, कितना डाइवर्ट कर पाएंगे वो अलग मुद्दा है। फिलहाल असली नकली के माल खेल है वहाँ, लेकिन असली तो ये धनुष और चुनाव चिन्ह मिल गया है तो एकनाथ शिंदे जी की ही बल्ले बल्ले है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मैं पूरा जो डिस्कशन सुन रही थी त्रिपाठी जी, आपने भी देखा होगा, आपके भी जहन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने ये पूरा फैसला लिया, उसको लेकर बहुत सारी जो है सवाल उठ रहे हैं, प्रश्न उठ रहे हैं कि कैसे शिंदे के क्लेम को जो इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव किया केवल लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी, क्योंकि उनके पास जो है मेजॉरिटी है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ जो है पार्टी, उसकी चिंता नहीं की, पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बात नहीं की, और फैसला पहले ले लिया, जबकि शिंदे और उनके साथ जो गए जो नेता थे उनके खिलाफ अभी जो है डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ में जो है केस अभी पेंडिंग है, उसके बावजूद ये निर्णय ले लिया गया। तो ये बहुत सारे जो सवाल जो है वो उठ रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का फैसला लेकर कहीं एक कैसा प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। और ऐसा माना जाता है, हमने अपने जो हमारी कंट्री का जो प्रावधान है, ये हमने यही देखा है, हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखा जाता है, उसको प्रेसिडेंस दिया जाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के एंटी डिफेक्शन जो केस चल रहा है उसका अभी फैसला आया नहीं, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने अपना डिसीजन ले लिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेसिडेंट नहीं दिया गया है, लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी, यानी कि एक नेता के साथ मेजॉरिटी है और उसको फेवर किया गया, उसके पक्ष में फैसला लिया गया। तो बहुत सारे ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन का इस तरह का फैसला किस दिशा में ले जा रहा है, किस तरह के प्रेसिडेंट सेट कर रहा है। जी संजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? संजय जी, हेलो संजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है। तो अब आप एकनाथ शिंदे जी के साथ आज से चले गए हैं? हाँ, चले तो गए हैं, काफी पहले ही बात हो चुकी है जी। हाँ,
चलिए तो पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, लेकिन खतरा भी है एक थोड़ा सा, मैं आपको बताऊं। खतरा क्या है? 38 जीवन के 38 वर्ष चले गए उद्धव जी के साथ में रहते जी। अब जीवन के जितने वर्ष बचे हैं, देखते हैं। शिंदे जी ने वादा किया है कि हम देश में विभिन्न राज्यों में शिव सैनिकों का सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, संगठन को मजबूती करने में जी, और आगे बढ़ाएंगे। खतरा हम इनको भी आपको थोड़ा देखते सा पृष्ठभूमि के आधार पे खतरा आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस भी डिवाइड हुई थी और ये चौथी बार हुआ है जो शिवसेना के अंदर विद्रोह हुआ है। छगन भुजबल से लेके नारायण तक से लेकर के फिर राज ठाकरे तक से लेकर के, लेकिन शिवसेना फिर वापस शिवसेना हो गई है। ऐसे में ठाकरे परिवार जिधर है, शिवसेना असली उधर ही न मान ली जाए। इंदिरा जी ने कांग्रेस आई बना दी, पंजा चुनाव चिन्ह कर दिया, गाय बछड़ा हटा करके असली कांग्रेस वही हो गई। तो देखिए आपको इसमें खतरा भी है, ऐसा ना हो कि ठाकरे जी को छोड़ दे के बाद आप शिवसेना से भी हाथ धो बैठे। त्रिपाठी जी, ऐसी बात है कि मैंने आपको पहले ही बताया, 38 वर्ष हमारी छत्तीसगढ़ में शिवसेना को काम करते हो गया है। इस 38 वर्षों में कभी कोई ऐसा सहयोग राजनीतिक रूप से नहीं मिल पाया जी, जिससे नहीं तो आज हम भी बीजेपी के बराबर की छत्तीसगढ़ में हमारा संगठन होता और एक बड़े संगठन, बहुत बड़े स्तर पे हम लोग यहाँ पास काम करते जी। पर उनका सपोर्ट और साथ ना मिलने के कारण से आज भी हम लोग अछूते हैं जी। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया चुका है कि कांग्रेस के शासन में यहाँ के तमाम शिव सैनिकों को, 32-33 शिव सैनिकों को जोगी शासन में झूठे हत्या के केस में डाल दिया गया था। वो तो आपके धनंजय परिहार जी को भी डाल दिया था। हाँ, वही मैंने बताया। परिहार जी हम लोग सब, हाँ वही है जी। तो उनके ऊपर तो मर्डर केस लगा था संजय जी। हाँ, मर्डर लगा था, पर उसमें हम लोगों ने 22 जज बरी हुए, सब लोग दोष मुक्त हुए जी। हाँ, तो मेरे बोलने का मतलब यह है कि उस समय भी इनका कोई साथ नहीं मिल पाया। फिर बाहर आने के बाद उद्धव जी का एक बड़ा प्रोग्राम 2006 में हमने रायपुर में लाखों की भीड़ का, कार्यकर्ताओं की भीड़ का हमने प्रोग्राम किया, एक बड़ा रायपुर में बड़ा आयोजन किया। उसके बाद भी दोबारा हम तो यहाँ तक वो यहाँ, लेकिन संजय धनंजय परिहार पे मर्डर केस बीजेपी के शासन काल के दौरान लगा था 91 में। नहीं 91 में जब लगा था वो संजय शाह वाला जो केस था जी, उस समय की बात आप बोल रहे हैं जी। मैं उस चीज को समझ रहा हूँ, पर आप देखेंगे बीजेपी के शासन काल में, देखिए यहाँ पास हमारे पास तो सिर्फ वो जो तीर कमान है वही हमारा निशान है। यहाँ तो और किसी के नाम पे वोट मिलता नहीं है जी। हम लोग यहाँ काम करते हैं और धनंजय परिहार जी लगातार छत्तीसगढ़ राज्य बनाने से लेकर लगातार यहाँ पास काम किए हैं जी। और काम करने के साथ साथ छत्तीसगढ़ में शिवसेना को मजबूत करते हुए, पर कभी केंद्रीय नेतृत्व का साथ नहीं मिला। मैंने जैसे बताया 2006 में इतना बड़ा प्रोग्राम किए, उद्धव जी आए, उसके बाद भी सपोर्ट नहीं मिला। हम यहाँ जाते थे, सेना भवन में जाते थे, हमको मिलने का समय नहीं मिलता था। 2-2 महीना, 1-1 महीना, 15-15 दिन वहाँ रुका रहते थे, उसके बाद भी हम नहीं मिल पाते। चलिए अब मिल जाएगा संजय जी मिल जाएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। वैभव जी, त्रिपाठी जी, मैं वही चीज आपको बताना चाह रहा था। क्या है, हम लोग इतने वर्षों से काम करने के बाद भी आज तक नहीं मिल पाए उनसे। चलिए ये बहुत। वैभव जी देख लीजिए, ये स्थिति थी। कुल मिला के उद्धव जी का एटीट्यूड जो था, जो दम्भ था, उस दम्भ ने पार्टी को निपटाया, न कि बीजेपी ने निपटाया है। त्रिपाठी जी, उद्धव जी का एटीट्यूड नहीं था, एक चाहत सबकी होती है कि मैं भी सीएम बनूं जी। बाला साहब ठाकरे की चाहत कभी नहीं रही कि सत्ता में भागीदारी हो जी। लेकिन जरूरी नहीं कि जैसा पिताजी सोचे वैसे ही बेटा भी सोचे जी। अगर किसी ने चाहत करी कि मैं सीएम बन सकता हूं या सीएम बन जाऊं तो उसमें बुराई क्या थी। और आज बीजेपी अगर 39 एमएलए वाले को अगर सीएम बना रही है तो फिर उद्धव जी को बनाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए था। सिर्फ ईगो क्लैश हो गया दोनों का, चाहे वो भाजपा का हो या बीजेपी की परंपरा रही है। देखिए बिहार में भी नीतीश जी के साथ कितने विधायक थे, बीजेपी के साथ कितने थे, बनाया कि नहीं बनाया नीतीश कुमार को। नहीं तो फिर उद्धव जी को भी बना सकते थे ना। और दूसरी बात, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि करप्शन बहुत था। अब मैं आपको बताता हूँ करप्शन ये है कि कर्नाटक में मंत्री 40% कमीशन ले रहे हैं खुलेआम। अभी जरा जो है आप देख लीजिए, पेपर तक में आया है। और अभी जो है 40% कमीशन लेने वाले ज्ञान बांट रहे हैं कि करप्शन क्या है। हम कांग्रेस वाले करप्शन में हैं,
ईडी सीबीआई सिर्फ अपोजिशन के लिए है। अभी कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है रायपुर में, वहां पहुंच गई ईडी सीबीआई, सब पहुंचा दो पहले ही, सबके घर में खंगाल लो। वो तो पहले से जांच चल रही थी कोयला घोटाले की, अरे पहले से जांच चल रही थी। सर पहले सुन लीजिए, सिर्फ अपोजिशन पार्टीज के नेता ही करप्टेड हैं। सत्ता पार्टी के एकदम दूध के धुले हुए, एकदम कतई गंगा जल से नहाए हुए, और दूसरी बात ये कहते हैं करप्टेड लोग। अरे कांग्रेस के तो सारे बंदे आपने रख लिए। जिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को कभी आप पानी पी पी करके कोसते थे, वो आपकी सरकार में मंत्री हैं। आप ये भी देखिए, आपके यहाँ से कांग्रेस युक्त भारत बना रहे हो आप। आपके तो सारे कांग्रेस के नेता आप ही के साइड चले गए। अब आप कहते हो कि हम करप्टेड थे, हमने करप्शन किया। अरे तो जेल में भी तो डालो जेल में किसी को। आप सिर्फ कह सकते हो ईडी सीबीआई सिर्फ अपोजिशन के लिए लगा सकते हो आप, कभी सत्ता पार्टी के लिए भी लगाओ ना। किसी बीजेपी के स्टेट में बीजेपी के नेता के घर 8-9 साल में कभी भी ईडी सीबीआई गई? नहीं गई। क्यों? क्योंकि भाई गवर्नमेंट हमारी है। और उन स्टेट में क्यों चली जाती ईडी सीबीआई जिन स्टेट में अपोजिशन की सरकारें हैं, चाहे वो आरजेडी की गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की हो, केसीआर साहब की हो, या फिर साउथ में ले ले डीएमके की हो, वहीं पे छापेमारी चलाते। केजरीवाल के यहाँ चलाओगे, लेकिन कभी भी बीजेपी रूलिंग स्टेट में भी कर लो भाई साहब। आपके कर्नाटक के मिनिस्टर 40% कमीशन लेते हैं, आप जरा खुद भी चेक कर लीजिए। चलिए, और दूसरी बात, ये जानकारी आपको कहाँ से मिल गई? ये जानकारी ऑनलाइन पेपरों में, वहां के आप खुद देख सकते हैं। आपको मैं ऑनलाइन है कि 40% कमीशन? आर्टिकल भेज दूंगा, वहीं के आपको सारे व्हाट्सएप कर दूंगा। चलिए प्रदीप जी से पूछ लेते। प्रदीप जी, 40% कमीशन की बात तो अलग है, लेकिन इन्होंने चूंकि वैभव जी ने ईडी की बात उठाई है, तो कहीं ना कहीं बात आती है कि देखिए मनमोहन सरकार 10 साल रही है, कुल मिला के उनके 112 ईडी की छापेमारी हुई कुल मिला के, और आपके 8 साल की सरकार में 3010 छापेमारी हो गई, और 95% जो आंकड़े हैं वो अपोजिशन वाले लीडरों के यहाँ छापे पड़े हैं। सर आपने चूंकि 95% कहा है और उसके साथ बोला भी है कि अपोजिशन के लीडर्स के पास गई है, जो 5% वाले हैं वो भी बता दीजिए कि वो किन के यहाँ पे लगी है। ये 5% सामान्य लोग हैं। नहीं, मैं बता देता हूँ त्रिपाठी जी, मैं बता देता हूँ। क्या है कि मुंह छिपाने के लिए जब जगह नहीं बचती है कांग्रेस के पास, तो इस तरह के तर्क ये लेकर के आते हैं। भैया शासन में आप रहे तो घोटाले बाहर वाले आके थोड़ी करेंगे। जी, 55 वर्षों तक आपका शासन रहा है, और अब आप जो है जब कहीं कुछ हो नहीं पा रहा है तो आप लगाते हैं कि तानाशाही पूर्ण रवैया है। अरे क्या तानाशाही पूर्ण रवैया है भाई साहब? आप जो है संवैधानिक संस्थाओं को आपकी आदत खराब हो गई है अपने हिसाब से चलाने की, तो आप वही सोचेंगे। अब देखिए क्या होता है कि जब सरकारें बदलती हैं, क्या केंद्र या प्रदेश की वजह से, केंद्र में तो देखिए जनता को भरोसा है, मोदी जी ही है, लेकिन राज्यों में आप देखिए, केंद्र में 8 वर्षों से हमारी सरकार है, लेकिन क्या उसी प्रकार से हर राज्यों में भी हमें सफलता मिली? ऐसा नहीं है ना। तो आप हम पे जो है लेकिन प्रदीप जी, एक आध बीजेपी का नेता का नाम बता दीजिए जिसके यहाँ ईडी ने छापा मारा हो। मैं सर, गुजरात के एक नेता है मेरी जानकारी में जिनके यहाँ ईडी ने छापा मारा था। मैं नाम नहीं, हो सकता अगले प्रोग्राम में मैं आपको नाम और डिटेल उससे पहले मैं व्हाट्सएप कर दूं। त्रिवेदी जी, आपका नंबर है मेरे पास, मैं जरूर भेज दूंगा। तो ऐसा नहीं है। इनका जो इस प्रकार का आरोप है कि संवैधानिक संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी यूज करती है, अरे सर कांग्रेस के आगे तो हम कुछ भी नहीं है इन कार्यों में। अगर इस एनालिसिस पे देखा जाए तो जितनी महारथी कांग्रेस रही है सरकारी तंत्र को अपने हिसाब से यूज करने की, हम तो कहीं टिकते नहीं उनके सामने, खड़े होने लिए के नहीं है तंत्रों का दुरुपयोग करने के लिए। जहां तक रही, देखिए मैं बार बार एक बात रिपीट करता हूं त्रिवेदी जी, देखिए ये एकदम निष्पक्ष बात होती है कि लोकतंत्र का मापक जनता का वोट होता है। अगर ये इसको भी नहीं समझते हैं और जनता को नहीं कन्विंस कर पाते हैं, तो फिर देखिए हमारा संविधान लोकतांत्रिक संविधान है, मैं उसके अगेंस्ट या उसके इनको समझाने के लिए कुछ और हद तक मैं नहीं जा सकता। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, और संवैधानिक संस्थाएं अपनी अपनी स्थिति पे अपनी अपनी जगहों पे काम करती हैं। उसी तरह से कार्यपालिका का और न्यायपालिका और संसद का भी काम है। संसद में आइए, फिर आप करिए। उसके पहले अगर आप अपने आप को नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं, आपके किए हुए शासन के आतंक से जनता त्राहिमाम कर चुकी है और अब आपको नहीं लाना चाह रही, तो इसमें हमारा दोष नहीं है। आप लगाते रहिए आरोप। प्रदीप जी, चूंकि समय कम है इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन हम
टीवी डिबेट के दौरान आप नहीं बता रहे हैं अगली पार्टी कौन नंबर है, मैं बाद में आपको फोन करके पूछ लूंगा कौन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है त्रिपाठी जी, मैं आपको बड़ी सच्चाई से कहता हूँ, ऐसा किसी पार्टी का नंबर नहीं है, ये क्षणिक हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा जी छोड़ गए हैं अभी पार्टी अभी, और वो देखना है कितने और छोड़ रहे हैं नीतीश जी को धीरे धीरे, और देखते हैं, हम बाद में पूछ लेंगे आपसे। चलिए, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आपकी भूपेंद्र जी। ये आगे जो शिवसेना और जो सिंधी गुट का जो है, ये भी तो और इंटरेस्टेड बनेगा, क्योंकि इसमें न्याय प्रक्रिया का अगर जो है प्रेसिडेंट वाला जो अभी बताया है, जो जिस तरह से कि उनने जिस तरह से निर्णय ले लिया चुनाव आयोग ने, लेकिन मुझे ये बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले समय में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे वो बीजेपी रही हो, वो क्षेत्रीय पार्टियों को नहीं चाहती कि वो बने, और ये दोनों लोगों के इतिहास में रहा इस तरह से। तो निश्चित रूप से ये इनके छोटे छोटे गण बना के फिर उनका विलय करना, ये इस तरह से पॉलिसी चलती रहती। लेकिन आने वाले दिन जो कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट का परिणाम जो आएगा, उसमें ताकत लगाएगी, तो उसमें शायद इन्फ्लुएंस हो और उसके तरह हवा बने आने वाले इलेक्शन में। क्या मुक्ता जी लगता है, हालांकि जैसा कि सुलेरा जी ने कहा है कि बहुत कम चुनाव आयोग के फैसलों को बहुत कम कोर्ट में मसला है, और अब आगे उम्मीद खैर ये तो उनके हाथ में है सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेती है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच में जो वोट बटेंगे उसका फायदा सीधे बीजेपी को नहीं होगा महाराष्ट्र में। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो मैं बार बार कह रही हूँ, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने फैसला ले लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेसिडेंस नहीं देकर लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी के हिसाब से फैसला ले लिया, एक अलग ही प्रेसिडेंट सेट हो गया है। और जैसा आप कह रहे हैं और हम लोगों ने भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ फैसला नहीं लेती है। तो अब जो है पूरी जो एक राजनीति है, अब किस रूप में आएगी आगे आने वाले समय में, वो वाकई में बहुत देखने योग्य होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुक्ता जी आपका, भूपेंद्र जी आपका, संजय जी आपका, वैभव जी आपका और प्रदीप जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की महाराष्ट्र के शिवसेना पार्टी के वर्चस्व की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चुनाव आयोग के फैसले से लाभ तो हुआ है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने पार्टी चिन्ह और दफ्तर छीनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर लिया है। आगे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है यह तो समय आने पर ही पता चलेगा, मगर मौजूदा समय में अगर यह कहा जाए कि उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री बनने की लालसा ने उन्हें अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।